सभी का अजय कोचिंग क्लासेस पे स्टूडेंट आज की इस वीडियो से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स चैप्टर 3 सरल रेखा की गति। और इस चैप्टर के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करना है। और वो टॉपिक्स हैं हमारे निर्देश तंत्र, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, गति, दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और वेग के इतने सारे टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोगों को इस वीडियो में डिस्कस करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा निर्देश तंत्र कि निर्देश तंत्र होता क्या है। तो चलिए लिख लेते हैं साइड में निर्देश तंत्र। तो निर्देश तंत्र वह होता है जिससे हम किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण करते हैं। फिर समझिएगा, निर्देश तंत्र वह होता है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण करते हैं, निर्देश तंत्र कहलाता है। तो चलिए, ज्यादा कुछ समझना नहीं है, तो चलिए इसको लिखते हैं यहाँ पर निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र एक ऐसा निर्देशांक निकाय है, निर्देशांक निकाय है, निकाय मतलब जानते हैं ना, सिस्टम, ठीक है, सिस्टम निकाय है जिसकी सहायता से किसी वस्तु की स्थिति और उसके गति का निर्धारण करते हैं। क्या करते हैं? निर्धारण करते हैं। वो कहलाता है हमारा निर्देश तंत्र। इतनी बात समझ में आ गई। हमने यहाँ पर क्या बोला है? हमने बोला है यहाँ पर किसी वस्तु की स्थिति और उसकी गति का जो निर्धारण करता है वही कहलाता है हमारा निर्देश तंत्र। बिल्कुल इजी था, कोई टफ नहीं था। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलिए इसको सारे में नोट कर लेते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र। अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या होता है? तो ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है उसे हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। फिर समझिएगा, ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों को पालन करता है उसे हम कहते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। तो आप समझ गए होंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र पे गति विषयक नियमों का पालन हो रहा था, लेकिन अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पे न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। जैसे नाम से भी लग रहा है, जैसे हमने जड़त्वीय को बोला है वैसे ही उसका अपोजिट हो जाएगा अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। कोई टफ नहीं था। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पर हम ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। ठीक है, तो कैसा था? ये न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन कर रहा था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बोला गया है अजड़त्वीय निर्देश तंत्र पे। तो हमने जैसा ही आपको भी बताया है, ये जो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र होता है ये न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करता है। तो इसी बात को हम लिख देंगे यहाँ पर अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। बहुत ही आसान इसकी थ्योरी है। इससे आसान थ्योरी आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगी, इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, तो सेम ऐसी मिलते जुलते यहाँ लिख देंगे हम ऐसा निर्देश तंत्र। और हमारे वीडियोस की यही खासियत होती है कि हम थ्योरी ज़्यादा से ज़्यादा आसान करने के लिए सोचते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आसान हो जाए, जिससे आप लोगों को याद करने में, समझने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है,
तो ऐसा निर्देश तंत्र जो न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करता उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ये इसी पर कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए एक बार इसको और समझ लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बोला गया था निर्देश तंत्र, तो निर्देश तंत्र की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? तो निर्देश तंत्र की सहायता से हम किसी वस्तु की स्थिति और गति का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद ये बात था जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या होता है? ये न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन करता है। इसके बाद अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, ये न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं करता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। चलिए अब समझते हैं इसका अगला टॉपिक है गति। अब गति क्या होता है? तो चलिए समझते हैं। तो जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है, फिर समझिएगा, जब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है तो उसे हम कह देते हैं कि वो वस्तु गतिकीय अवस्था में है। ठीक है। मतलब क्या है? यदि समय बढ़ रहा है लगातार 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, समय लगातार बढ़ रहा है और इसी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। पहले वस्तु यहाँ थी, उसके बाद कुछ समय पश्चात यहाँ पर चली गई, कुछ समय पश्चात यहाँ पर चली गई, तो उसे हम कह सकते हैं कि जो वस्तु होगी वो वस्तु गतिकीय अवस्था में होगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? समय में भी परिवर्तन हो रहा है और उसकी स्थिति में भी हमें परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो उसे हम कहते हैं गतिकीय अवस्था। स्थिति में परिवर्तन हो और समय में परिवर्तन हो, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति में परिवर्तन होना चाहिए। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ परिवर्तित होती है तो वो वस्तु गति में होती है। ठीक है। और ये कब होता है? जब समय के साथ स्थिति में परिवर्तन होता है। पहले इसकी स्थिति ये थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वो जगह भी चेंज हो रही है, इसकी स्थितियां बदल रही है। यहाँ से यहाँ चली गई और यहाँ से यहाँ चली गई, इसलिए इसको हमने बोल दिया गतिकी अवस्था। ठीक है। अब तो चलिए समझते हैं दूरी क्या होता है। अब दूरी क्या होता है समझिएगा। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। किसी, और यहाँ पर हम जो भी वस्तु लेंगे वो गतिशील होना चाहिए। ठीक है। किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी समय में तय की गई पथ की लंबाई को उस वस्तु द्वारा चली गई दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है? दूरी कहलाती है। आपको फोकस कहाँ पर करना है? फोकस आपको करना है पथ की लंबाई। जो भी पथ की लंबाई होगी उससे हम कहते हैं दूरी। इसका बहुत ज़्यादा यूज आपको आगे देखने को मिलेगा। तो आपको सिर्फ दूरी याद रखनी है कि पथ की जो लंबाई होती है वही होती है और दूरी। ठीक है। अब ये जो दूरी होती है ये एक अदिश राशि होती है, इसमें दिशा नहीं होती, तो अदिश राशि हम इसको लिख सकते हैं। यह एक अदिश राशि है। एग्जाम में पूछा जाता है कि दूरी कैसी राशि है? दूरी एक अदिश राशि है। और अदिश राशि क्यों है? क्योंकि दूरी में कोई दिशा नहीं होती है। ठीक है। तो यह एक अदिश राशि है।
इसका मात्रक की बात करें, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। क्या होता है? मीटर होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। आपको इस जगह फोकस करना है। इसके बाद जो दूरी होती है एक वो अदिश राशि है, और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो होता है हमारा मीटर। सेंटीमीटर भी होता है ना। ये काफी सारे इसके मात्रक होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एसआई पद्धति की बात करेंगे, एसआई मात्रक की बात करें तो यहाँ पर हम मीटर हमें मिलेगा। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है विस्थापन। तो चलिए इसको भी हम समझते हैं, विस्थापन। ठीक है, तो चलिए विस्थापन को समझते हैं। तो जैसे हमने अभी दूरी को समझा है, दूरी पे हमने गतिशील वस्तु ली है, तो यहाँ पर भी हम एक गतिशील वस्तु लेंगे। तो हम बोल सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम अंतर होता है, बोल सकते हैं न्यूनतम जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। फिर समझिएगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम कहते हैं विस्थापन। और दूरी में क्या था? दूरी में पथ की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। अभी इसको हम फिगर के अकॉर्डिंग भी समझेंगे, चाहे वो दूरी हो और चाहे वो विस्थापन हो, दोनों में समझेंगे। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं किसी गतिशील वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। ठीक है, अब जो विस्थापन होती है एक सदिश राशि होती है, इसमें दिशा होती है लेकिन दूरी में दिशा नहीं थी। यहाँ लिख देंगे कि विस्थापन एक सदिश राशि है। मात्रक की बात करें, दोनों का मात्रक सेम होता है, तो लिख देंगे इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। ठीक है, इसको अभी हमने समझ लिया थ्योरी के अकॉर्डिंग। अब फिगर के अकॉर्डिंग कैसे समझेंगे? तो चलिए पहले समझते हैं दूरी को। तो दूरी को हम किस प्रकार समझ सकते हैं और विस्थापन को किस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, अब दूरी की बात करें, ये एक बिंदु है ए। ठीक है, और बिंदु ए पर एक गतिशील वस्तु स्थित है। ठीक है, और ये जो गतिशील वस्तु है वो 10 मीटर चलकर बिंदु बी पर रुक जाती है। कितनी मीटर की दूरी चलकर? 10 मीटर चलकर वो रुक जाती है। ठीक है, इसके पश्चात बी में रुकने के बाद वो पुनः ए पर आ जाती है। फिर से पहले इधर की ओर गई, इसके बाद पुनः वो 10 मीटर की दूरी तय करके फिर से वो बिंदु ए पर आ गई। ठीक है, इसके पश्चात यहाँ पर बात करें हम, तो यहाँ पर एक बिंदु ए था, वो 10 मीटर चला और बिंदु बी पर रुक गया। कुछ समय पश्चात वो भी बी से ए पर आया 10 मीटर की दूरी तय करके। ठीक है, अब यहां पर हम बात करेंगे सर दूरी क्या होगी और यहां पर विस्थापन क्या होगा। ठीक है, दोनों की हम बात करेंगे। तो यहां पर हम बात करें दूरी की, तो दूरी के लिए हमने बताया था कि जो पथ की लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। तो पथ की लंबाई की बात करें तो 10 मीटर तो पथ ये आपको मिला, इसके बाद वापिस आया 10 मीटर, तो 10 कितना हो गया? 20 मीटर हो गया। इसलिए हमने आपको बताया था कि दूरी पे हमेशा पथ की लंबाई नापते हैं। तो पहले उसने ए से बी तक गया 10 मीटर, इसके बाद बी से ए तक गया 10 मीटर, तो टोटल कितना हो गया? टोटल वो हो गया 10 मीटर प्लस 10 मीटर इक्वल टू कितना हो गया? 20 मीटर। ये तो हो गया किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी। अब इसकी हम बात करेंगे विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हमने आपको बताया अभी कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है, यह बोल सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम के बीच जो अंतर होता है उसे हम कहते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर देखिए वो प्रारंभ कितनी दूरी चला? तो वो 10 मीटर चला। इसके बाद वो लास्ट में कितनी दूरी चला? वो लास्ट में भी 10 मीटर चला।
तो यहाँ पर देखिए अंतर का मतलब क्या होता है, माइनस करना। तो दोनों को हमने माइनस कर दिया तो आ गया 0। समझ में आया? 10 मीटर गया और 10 मीटर वापस आ गया, तो वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन 0 होगा। ठीक है, आई होप आपको दूरी और विस्थापन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब समझते हैं अगला टॉपिक। अगला टॉपिक है हमारा चाल। चाल क्या होता है, तो चलिए चाल। अब चाल क्या होता है, तो चलिए समझते हैं। तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। फिर समझिएगा, किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं। किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। और जो चाल होती है एक अदिश राशि होती है, इसमें कोई दिशा नहीं होती है। चाल एक अदिश राशि है, अदिश राशि है। अब मात्रक की बात करें तो मात्रक के लिए इसका पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर बोला गया है एकांक समय, मतलब समय को बटे में लिखना पड़ेगा। किसी भी शब्द में यदि एकांक लग जाता है तो हमको बटे में लिखना होता है। तो यानी दिया हमने समय या समय अंतर, दोनों सही हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर बोला गया चली गई दूरी को कर देंगे हम ऊपर, यही हो जाएगा इसका फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब मात्रक की बात करें तो दूरी की मात्रक क्या होता है, मीटर। क्या होता है, मीटर। और समय की मात्रक होता है सेकंड। इसका मात्रक निकाला है, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। और ये जो मात्रक होता है वो एसआई पद्धति में होता है। ठीक है, ये हम एसआई पद्धति में लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आप समझते हैं वेग कि वेग क्या होता है। तो वेग और चाल में थोड़ा अंतर होता है। वेग पर हम विस्थापन लेते हैं और चाल पर हम दूरी लेते हैं, बस यही अंतर होता है। और यह एक अदिश राशि होती है और वेग एक सदिश राशि होती है। बाकी मात्रक आपका वही होगा। तो चलिए इसी बात को लिख देते हैं यहाँ पर हम वेग। तो यहाँ पर ये हमें गतिशील वस्तु लेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी वेग कहलाता है, जब वेग कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर फोकस करिएगा। यहाँ पर किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, यहाँ पर जो दूरी हम तय करेंगे कि निश्चित दिशा पर करेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं थी क्योंकि एक अदिश राशि थी, लेकिन एक सदिश राशि है। इसके लिए हमें एक निश्चित दिशा लेनी पड़ेगी और किसी निश्चित दिशा पे यदि हम दूरी तय करते हैं तो उसको हम बोलते हैं वेग। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम बन जाएगा वेग बराबर विस्थापन बटे समय। ठीक है, यह बोल सकते हैं समय अंतराल। अब मात्रक की बात करें तो विस्थापन का मात्रक भी होता है मीटर और समय अंतराल का हो जाएगा सेकंड। तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। अब सदिश राशि की अदिश राशि तुमने बताया आपको, यह एक सदिश राशि होती है, सदिश राशि, जैसे कि आपको यहां से शो भी होता है। ठीक है, तो आपको चाल और वेग अच्छे से क्लियर हो गया। तो चलिए अब समझते हैं वेग के प्रकार, कि वेग के प्रकार कितने होते हैं। तो बता दें आपको कि वेग के प्रकार दो होते हैं, एक होता है एक समान वेग और दूसरा होता है असमान वेग। तो चलिए इनको समझते हैं। वेग के प्रकार, तो वेग के दो प्रकार हमने बताया आपको। एक बताया हमने एक समान वेग और दूसरा बताया हमने असमान वेग।
चलिए पहले समझते हैं हम एक समान वेग को। एक समान वेग, तो इसमें होता क्या है, जब कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल पर समान रूप से विस्थापित होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यदि हम मान लें कि कोई वस्तु है यहां से यहां तक विस्थापित हुई, उसको लगा 1 सेकेंड और वो 10 मीटर विस्थापित हो गई, ठीक है। इसके बाद उसने 1 सेकेंड फिर से लिया और फिर 10 मीटर वो विस्थापित हो गई, फिर उसने 1 सेकेंड लिया और फिर वो 10 मीटर विस्थापित हो गई। तो हम इसको बोल सकते हैं कि समान समय अंतराल पर ये समान रूप से विस्थापित हो रही है। तो इसे हम बोल देते हैं एक समान वेग। तो लिख देते हैं यहाँ पर, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, तो उसे एक समान वेग कहते हैं, एक समान वेग कहते हैं, ठीक है। अब असमान वेग में क्या हो जाएगा, तो असमान वेग में समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित नहीं होगी। एक समान वेग में समान रूप से विस्थापित हो रही थी, लेकिन असमान वेग में एक समान रूप से विस्थापित नहीं होगी। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर असमान वेग, लिख देंगे यहाँ पर, यदि कोई गतिशील वस्तु समान समय अंतराल में समान रूप से विस्थापित नहीं होती है, उसे असमान वेग कहते हैं, असमान वेग कहते हैं, ठीक है। इस पर क्या था, समान समय अंतराल पर समान रूप से विस्थापित हो रही थी और यहाँ पर समान समय अंतराल पर समान रूप से विस्थापित नहीं हो रही थी। यही इन दोनों के बीच पर डिफरेंस है। तो आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन जाने से पहले याद रखिए, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।